सो हे गाइस, कैसे हैं हम सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी कर होंगे। तो गाइस, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एटॉमिक थ्योरीज हैं। जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम्स का के रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज दी थी, तो एक एक करके हम वो सारी थ्योरीज कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के देते। तो गाइस देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे मॉडल थे जिन्होंने एटम के बारे में कुछ बताने की कोशिश की थ्योरी। तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल था एटम से रिलेटेड, देन बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिन्होंने बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई की। ठीक है, तो अब एक एक करके हम ये सारे मॉडल को देखने वाले हैं कि किस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था एटम्स के रिलेटेड। सबसे पहले जॉन डाल्टन का जानते हैं। तो जॉन डाल्टन थे, उनका जो जन्म है कंफर्म नहीं है, मतलब 5 या 6 सितंबर को माना जाता है। ये एक इंग्लिश केमिस्ट, फिजिक्स थे, मेट्रोलॉजिकल्स भी थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एटॉमिक थ्योरी केमिस्ट्री से रिलेटेड। और वो खुद भी कलर ब्लाइंडनेस थे और खुद ही मतलब कलर को पहचान नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्हें डाल्टनिज्म भी कहा जाता था। और उन्हें बहुत सारे नेम्स भी, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज को भी वो जानते थे। अब देखिए उनके अकॉर्डिंग था क्या। ये जो आपको याद रखना है कि 1803 में गिवन था, ये मतलब दिया गया था, एटॉमिक थ्योरी एग्जाम में आता है ये, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए इन्होंने अपने को मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जो भी कोई भी सब्सटेंस है ना, वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना है और आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। वो इंडिविजुअल होता है और इनडेस्ट्रॉयबल होता है, यानी आप ना उसको डिवाइड कर सकते हो और ना ही वो खत्म कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दिया था एटम से रिलेटेड। और उनका जो मास होता है, साइज होता है, सभी का सेम रहता है और सेम साइज ही सेम मास ही वो पोजेस करते हैं, यानी हर एक एटम। अब देखिए, जब ये चीज़ दे दिया तो उनका जो कंक्लूजन निकला था ये कि जितने भी मैटर हैं वो एटम से मिलके बने हैं। ठीक है, जो भी एटम है उनका एक खुद का क्या होगा, एक मास होगी, खुद की एक प्रॉपर्टी होगी, और वो सिर्फ उसी एटम का होगा। जो कंपाउंड होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं दो या दो से अधिक डिफरेंट एटम, यानी जब दो या दो से अधिक एटम मिल जाते हैं तब वो जो बनते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन था वो रीअरेंजमेंट था, यानी जब भी हम एटम को रीअरेंज कर देते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसी से केमिकल रिएक्शन होता है। जितने भी एटम है एक या एक से ही मिलके बने होते हैं। डिफरेंट एटम जब मिलेंगे तो डिफरेंट चीज़ें फॉर्म होगी, ये उनका कहना ये था। तो ये उनकी कुछ कंक्लूजन थे जो इन्होंने दिया था। अब बात करते हैं, जब कंक्लूजन मतलब जब दे दिया एटॉमिक थ्योरी दिया, तो उसके बाद कुछ लिमिटेशन आ जाती है, कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए वो क्या ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि भाई एटम डिविजुअल नहीं हो सकते, बट बाद में पता चला कि एटम को तो डिवाइड किया जा सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो पहली चीज़ उनकी रॉन्ग प्रूव हो गई। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ एटम्स होते हैं ना उनके सेम मास, मतलब उन्होंने कहा था कि हर एक एटम का अंदर ना डिफरेंट मास होगा, बट कई सारे ऐसे एलिमेंट हमें मिले जिनका मास सेम है, जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, दोनों का मास सेम है, दोनों एलिमेंट अलग है बट मास सेम है। फिर उसके बाद वो एलिमेंट्स है ना वो डिफरेंट, जैसे एक ही एलिमेंट है, मतलब उनके अलग अलग मास है, उस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उनके साइज को, वैलेंसीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो। और ये नहीं पता कर पाए थे कि कई बार ऐसे होता है कि जो सेम एटम होता है, जब सेम एटम मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मिला, ठीक है, बन गया क्या, हाइड्रोजन गैस बन गया। तो जब सेम एटम मिलता है वो डिफरेंट चीज़ें कैसे बना देता है, ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो उन्होंने बोला था कि मैटर को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, बट यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हम क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। अब इसके कुछ फ़ायदे भी थे, नुकसान तो हमने देख लिया, मतलब ड्रॉबैक्स देख लिया कि क्या क्या कमी थी, बट कुछ फ़ायदे भी थे। जैसे सबसे पहले उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया कि मास हमेशा आपका कंजर्व रहेगा। अगर आप किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग में अगर मास है तो वो रिएक्शन के बाद भी वही मास रहेगा। ठीक है, और थ्योरी ने बेसिक डिफरेंशिएट बताने की कोशिश की थी कि एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में क्या होता है। अब बात करते हैं जे थॉमसन के बारे में। तो गाइस देखिए, जो जे थॉमसन थे वो ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। उनका जो जन्म है चिंटैमन हिल में हुआ था, मैनचेस्टर में, दिसंबर 1856 को। और उनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के अंदर भी मिला था क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन का। और वो कैंडविस लेबोरेटरी में कैम्ब्रिज में 35 ईयर्स तक उन्होंने काम किया, रिसर्च किया, उसके बाद वो नोबेल प्राइज़ जीते थे। अब देखते हैं ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग क्या है। उन्होंने एक मॉडल बनाया, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक जैसे केक होता है, केक की तरह उन्होंने एक मॉडल जैसा लोगों के बारे में बताया था कि जो स्फीयर है, जो पूरा केक है, वो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो उसके बीच में थोड़े थोड़े जो चेरीज है वो इलेक्ट्रॉन की तरह उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया था।
ऐसे उन्होंने दूसरा एग्जांपल लेके भी समझाया कि वाटरमेलन का, कि जो पूरा वाटरमेलन है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसके अंदर जो बीज है, जो सीड्स है, वो उनको उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसे करके इन्होंने 2 एग्जांपल लेके बताया था। अब देखिए गाइस, ये कुछ ऐसी फोटोज थी कि एक वाटरमेलन है जो पूरी बॉडी है वो तो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बीच में जो ब्लैक सीड्स है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया। अब इनकी भी कुछ लिमिटेशन, कुछ ड्रॉबैक्स हुए थे। अब वो देखिए लिमिटेशन क्या था। सबसे पहले तो फेल हो गया एक्सप्लेन करने में कि जो एटम है ना, उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है होल्ड करता है नेगेटिव चार्ज को, यानी उसके रिवॉल्व करता रहता है ये चीज़ें। तो ये नहीं बता पाए थे कि कैसे होल्ड करके रखता है। अल्फा स्कैटरिंग में जो उन्होंने किया था थिन मेटल में, कि जो वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर जो भी चीज़ें उन्होंने मतलब बताई, जैसे उन्होंने एक थ्योरी दे दिया, बट थ्योरी में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया, तो इस चीज़ से थोड़ा सा ही कमी हो गई। साइंटिस्ट कम्युनिटी में ये चीज़ बिलीव थोड़ी सी कम होने लगी, क्योंकि बिना कोई एक्सपेरिमेंट के साइंस में चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो ये हुआ। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम था। अब ये देखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड के बारे में जानते हैं। तो जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये उनका पूरा नाम था। 13 अगस्त 1871 को इनका जन्म हुआ था न्यूजीलैंड में। वो भी फिजिसिस्ट थे और उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इनको माना जाता है कि ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था माइकल फैराडे के बाद में। और उनका जो काम था वो होमलैंड, मतलब ज़्यादातर उन्होंने अपना करियर कनाडा, यूनाइटेड किंगडम ये सब में अपना वो गया था रिसर्च ये सब। अब इनके मॉडल के बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था। तो गाइस देखिए, इन्होंने ये किया था, अल्फा स्कैटरिंग किया था। रदरफोर्ड ने किया था एक्सपेरिमेंट, मतलब बहुत एक जो गोल्डन शीट था उस पर बम्बार्डमेंट किया था, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स उनको वो किया था, स्ट्राइक करवाया था। और स्ट्राइक करवाने के बाद जो गोल्डन शीट के ऊपर से किया था, और फिर इससे बताया था कि कई सारी जो रेस थी ना वो तो क्रॉस हो गई थी, मतलब कई सारी क्रॉस हो गई। इसका मतलब वो किसी चीज़ से टकराई नहीं, बट कई थी ऐसी जिन्होंने अपना जो पाथ था ना वो डिफ्लेक्ट कर दिया था, और कई तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में वापस आ गए थे। तो उस मॉडल से पता चलता था कि वो इलेक्ट्रॉन ये सबसे टकरा कर आ गई। अब जैसे देखिए, ये जो ये लाइन दिख रही है ना, ये आपको अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है। और ये बीच में क्या, और ये जो बीच में थी वो गोल्डन शीट थी। तो कई बार ऐसा हुआ था कि जब ये इससे टकराई, सेंटर में टकराई, तो वापस आ गई। कई ने अपना क्या किया, जो बेस था उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। इनसे पता चला था कि जो भी एटम है उनके सेंटर में कोई ऐसी चीज़ है जो इनको जाने से रोक रहा है। तो ये चीज़ उन्होंने इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं और ये गोल्डन एटम्स हैं। अब गाइस देखिए, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं वीडियो के थ्रू कि कैसे अल्फा पार्टिकल्स है और ये गोल्डन शीट था। और जब इनसे टकराने के बाद क्या होगा, कई सारे ने अपना रास्ता जो वेज था डिफ्लेक्ट कर दिया, और कई सारे उसी डायरेक्शन में ही वापस आ गए, ठीक है। ये देखिए, तो ये था। अब गाइस बात करते हैं कि उन्होंने गोल्डन शीट ही क्यों लिया। कोई और भी शीट ले सकते थे, एल्यूमिनियम शीट ले सकते थे, कॉपर शीट ले सकते, बट वाई गोल्डन शीट। तो गाइस इसके पीछे देखिए रीजन ये है कि जो गोल्ड होता है ना, एक मोस्ट मैलेबल मेटल्स होता है। आप इसको बहुत ज़्यादा मैलेबल कर सकते हो, बाकी और किसी को नहीं कर सकते। और ये एटम का 1000 टाइम्स फिक्स होता है, तो इसी वजह से इन्होंने गोल्ड का लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स को क्यों लिया, कोई और पार्टिकल्स क्यों नहीं लिया, बीटा गामा को क्यों नहीं लिया। गाइस इसके लिए माना जाता है कि बहुत ज़्यादा मैसिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा भारी पार्टिकल्स होता है, और इसके अंदर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। यानी और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बहुत ज़्यादा भारी भी हो और उसके अंदर मोमेंटम भी ज़्यादा हो। क्योंकि कोई भी अगर चीज़ है, अगर वो भारी हुई तो उसका मोमेंटम स्लो हो जाएगा, बट ये ऐसा अल्फा पार्टिकल्स भारी होने के बाद भी इसका मोमेंटम काफ़ी है, तो इसी वजह से इसको अल्फा पार्टिकल को यूज़ किया गया। अब बात करते हैं कि रदरफोर्ड की भी मॉडल की कुछ लिमिटेशन थी, देखते हैं। तो गाइस बिल्कुल थी मॉडल की लिमिटेशन, और वो लिमिटेशन क्या थी, वो ये लिमिटेशन थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब बात करते हैं नील्स बोर की, जो बोर मॉडल है। तो गाइस देखिए, इनका जन्म है 7 अक्टूबर को हुआ था कोपेनहेगन में। इनका जन्म हुआ था 7 अक्टूबर कोपेनहेगन में, और ये वहीं यूनिवर्सिटी, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में उन्होंने 1916 में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया था। और उन्होंने जो स्ट्रक्चर है, उनका जो काम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड था, 1922 में किया था, ठीक है। और ये बस इतना ही था। और ये इनकी एक जो थ्योरी था एटॉमिक का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आई थिंक ये इनकी कोई ये बुक है, इनकी जो 3 बुक्स मतलब इन्होंने लिखी थी एटम से रिलेटेड, तो बुक पब्लिश हुई थी, जैसे थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसका द एटॉमिक थ्योरी, और उसके बाद लास्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है। ये 3 बुक्स लिखा था। जो बोर का मॉडल था 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जानते हैं कि बोर का मॉडल क्या था। तो गाइस देखिए, इन्होंने क्या कहा था, जो बोर मॉडल था, उन्होंने जो पहले वाले मॉडल थे ना, उन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की था, और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। उन्होंने एटम्स के सेल के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दिया कि भाई एटम के अंदर ना सेल होते हैं, ठीक है। हर एक ऑर्बिट का एक सेल होता है, और उसी के अंदर ये एटम्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं।
ठीक है। और उन सब का एक एक एनर्जी लेवल बता देता है कि हर एक सेल के अंदर एक एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। और जो ये सेल होते हैं बाहर तो वही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज होता है और अंदर के साइड पॉजिटिव चार्ज होता है। गाइस अभी भी ना जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज नहीं की, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो उसको बहुत ज़्यादा लेट डिस्कवर किया गया। अब इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस से दूर मतलब होते हैं, इसी वजह से उनको थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और अगर आपको पास लाना है तो उसमें कम एनर्जी चाहिए होता है। जैसे देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है, और ये शेल है, ये दो शेल है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना और ये प्रोटॉन होगा, इनके बीच में गैप ज़्यादा है, तो इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बट इस वाले इलेक्ट्रॉन में देखो कि डिस्टेंस कम है, तो इसको थोड़ी सी कम अगर एनर्जी मिलेगी तो भी इसे भी वो होल्ड करके रखेगा। तो ये थी, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्लूजन क्या था बोर मॉडल का। तो गाइस देखिए कंक्लूजन ये था, उन्होंने बताया था कि जो एटम है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है चार्ज पार्टिकल बाहर के साइड से, और उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट और पाथ या शेल होता है। ये चीज़ें बताई इन्होंने पहले। दूसरी, हर एक ऑर्बिट के अंदर एक फिक्स एनर्जी होता है जो उसको घूमने में काम करता है, जिसको हम ऑर्बिटल शेल कहते हैं। जो एनर्जी लेवल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया एन नंबर से, यानी 1 शेल, सेकंड शेल, 3, ये एज ए क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट किया था। जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जो एटम होता है वो दूर रहता है, मतलब वही चीज़ है कि जब दूर रहेगा तो एनर्जी लेवल हाई चाहिए, और जब पास आएगा तो एनर्जी इसको कम चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये एनर्जी लेवल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये बीच में न्यूक्लियस है, और ये बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है, तो 2n करके फॉर्मूलेशन निकाल सकते हैं। सो गाइस यही था वीडियो। कैसा लगा वीडियो? आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, तब तक के लिए टेक केयर।